हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी क्लास 9th की है। चलिए देखते हैं किस तरह आपका पेपर आने वाला है, ताकि आपके देखिए पेपर भी शायद से स्टार्ट होने वाले हैं कहीं कहीं विद्यालयों पर। तो आपको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कराना चाहते हैं ताकि आपके पेपर भी अच्छे तरीके से हो पाएँ। देखिए 1 बाय 1 आपको सारे ही मॉडल पेपर कराए जाएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या दिया गया है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का आपका पिछले साल का पेपर है ये। देखिए कक्षा 9 के लिए और विषय कौन सा है आपका, हिंदी। ये तो पता ही आपको है, ठीक है ना, आपको दिख ही रहा होगा। अब देखिए निर्देशांक आप पढ़ लीजिएगा, क्या दिए गए वीडियो को रोक करके पढ़ लिया आपने। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले तो आपको बता दें, इसमें आपको देखिए कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 MCQ दिए गए हैं, ठीक है ना। देखिए कितने दिए गए हैं, 20 MCQ। पहले क्या होता था, पहले इन्हीं के 1 से 2 वर्ष पहले क्या होता था, आपके 10 क्वेश्चन आते थे। इसमें से आपका 5 गद्य से आते थे MCQ और 5 पद्य से MCQ आते थे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या दिए गए आपको, कम से 20 MCQ दिए गए हैं और सारे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जैसे कि आपको दिया गया बालकृष्ण भट्ट लेखक हैं, जो आपका हो उसमें आपको सही का टिक कर देना है और अपने आंसर शीट में भर देना है, ठीक है ना। आप एक एक करके सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जैसे कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है, देखिए कलकत्ता पर स्थित है, ठीक है ना। परमाल रासो की रचयिता कौन है, यह भी आपको बताना है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है, काव्य में जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ पर आपको बार बार किसी शब्द की आवृत्ति तो कहाँ होता है अलंकार, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार करना है। यहाँ पर भी आपका MCQ ही पूछा जाएगा। वीर रस की स्थायी भाव कौन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। वीर रस का स्थायी भाव देखिए उत्साह है, शोक है, हास्य करोड़। देखिए उत्साह है हमारा वीर का है, ठीक है ना। इस तरह का उत्तर नंबर का सही हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए रसछंद अलंकार से आपको एक नंबर से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए चकुआ का तत्सम बताइए, उसके बाद आकर्षण का विलोम बताइए, आँख का पर्यायवाची बताइए। नासिका, देखिए नासिका किस क्या हो गया, नाक हो गया, कर्ण क्या हो गया, कान हो गया, विलोचन क्या हो गया, नेत्र, ठीक है ना। तो आपका आँख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विलोचन हो जाएगा। उसके बाद तत्पुरुष समाज का पद प्रधान क्या होता है, ये बताना है आपको। प्रथम पद होता है, द्वितीय पद होता है, या दोनों पद होते हैं, या तो कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जो पद देखिए इसमें से आप टिक मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते हैं। उसके बाद वाक्य के पूर्ण होने पर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसका, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है किसका प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक बताइए। देखिए जो क्वेश्चन आसान हम इसलिए कहते हैं ताकि आपको देखिए आसान लगे पेपर। यदि आपको हम कठिन बोलेंगे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है तो आपका भी मनोबल टूटेगा, ठीक है ना। तो क्या करना, आपको जितना भी आसान तरीके से पेपर को पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। अब देखिए क्या दिया गया है आगे, आद गुणा सूत्र है किसका है, ये बताना है आपको। देखिए 3 संधि हैं, दीर्घ संधि, जड़ संधि और गुण संधि और बद्ध संधि। 4 संधि में आपका किसी न किसी का एग्जाम्पल तो होगा ही। यदि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपको जरूर ये क्वेश्चन आता होगा। उसके बाद दिया गया राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बताइए, यानी कि शब्द रूप भी आते हैं और धातु रूप भी आपके आते हैं। देखिए धातु रूप में क्या पूछा गया है आपको, देखिए शब्द रूप है, ये आपका धातु रूप है। गम धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। 5 धातु आपके होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ठीक है ना। और 1-2 और होते हैं आपके, तीनों में से यानी 5 में से आपका एक न एक जरूर पूछा जाता है। यानी आपने एक को याद कर लिया ना, यदि आपको देखिए गच्छ का ही याद करिए, यानी गम का याद कर लीजिए, वो भी सभी सबसे आसान होता है और सभी में अभी पूछा भी जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से सही शब्द बताइए, इसमें से कौन सा सही शब्द, आशीर्वाद, ये सही है, या तो ये सही है, या तो ये सही। बताइए कौन सा शब्द सही है, वो आपको बता देना है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। देखिए आपका एक गद्यांश पूछा जाएगा, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, उससे आपको एक करना होगा। जैसे आप देखिए पहला दिया गया गद्यांश, ये आपको आज उस दिन की बात है, याद करके जितनी गिलानी हो रही है। देखिए आपको एक पूरा गद्यांश पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी 2-2 नंबर के होंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ जरूर लिखना आना चाहिए आपको। या तो पूछा जा सकता है आपको इसकी जगह में, प्रश्न नंबर 1 की जगह में क्या पूछा जा सकता है, पाठ के लेखक और पाठ का नाम, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या, जहाँ जहाँ पे देखिए रेखा खींची हुई है ना, वह कुछ लोग से लेकर के रहेगा तक आपको पहले किस प्रकार लिखना है, रेखांकित अंश डालना है, वह कुछ से लेकर के सामने रहेगा तक, ठीक है ना। उसके बाद उत्तर में लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या बढ़िया ब्लैक पेन से। उसके बाद आपको चालू कर देना लिखना, तभी आपको अच्छे तरीके से नंबर भी मिलेंगे। यदि आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका हम सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस क्या करना, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अब देखिए आगे, भारतवर्ष की मिट्टी के युग में अनुरूप महापुरुषों के जन्म देने का देखिए आपको ये दूसरा पैराग्राफ है, जिसमें से देखिए आपको कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे गए हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ पूछा गया है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है, 500 वर्षों पहले देश किन क्या दिया कुसंस्कारों के उलझा पड़ा था, किसमें उलझा पड़ा था, ये आपको बताना है। उसके बाद
कुलाभिमानो शब्द से तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है, कुलाभिमानो। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। ये प्लस प्रश्न आपका हो गया गद्य से। अब आपको देखिए पद्य से पूछा जाएगा। निम्नलिखित पद्य, जितने आपको गद्य से आएगा उतना ही पार्ट आपको पद्य से भी आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसा कह दिया गया निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर देखिए पद दिया गया है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इय पढ़त, हे कबीर गुरु ज्ञान तय एक आधे उभरत। देखिए आपको उसमें दिख ही रहा होगा इसका आंसर। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपका किससे लिया, कबीर दास के पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कबीर आ रहा है ना, तो कबीर दास के पाठ से ही लिया गया है ये आपका। ये तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या बताना है। उपयुक्त दोहे में से कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, इसमें आपको अलंकार बताना है, ठीक है ना। 3 प्रश्न आपके हो गए। यदि ये नहीं आता है आपको तो देखिए अथवा लगा हुआ है, क्या दिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रहे हैं चलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ बताना है, यानी व्याख्या। देखिए गलत नोट किया था, संदर्भ लिखना है आपको। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा संदर्भ है ये आपको स्पष्ट करना है। बस हो गए आपके तीनों प्रश्न। अब देखिए सारा कुछ आपको डिटेल में बताया होगा। जब आपके सर ने या तो मैडम ने या आपको डिटेल में पढ़ाया होगा तो आपको सारी चीज़ें बताते हैं ना, वो क्या बताते हैं, संदर्भ कौन सा है, अलंकार कौन सा, रस कौन सा, सारी चीज़ें आपको बताई दी जाती हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ। देखिए संस्कृत में भी आपका गद्यांश आएगा और पद्यांश आएगा। देखिए गद्य से 2 आएंगे, इनमें से आपको एक करना है। देखिए 2, एक पहले दिया गया, दूसरा ये दिया गया। इनमें से आपको 2 भी आता है आपको अच्छे तरीके से, उसको आप लिख दीजिए। पहले आपको क्या लिखना होगा, इसका भी संदर्भ लिखना है, उसके बाद इसका अनुवाद लिखना है। पहले क्या डालना है, हेडिंग, संदर्भ डालना है कि प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ, जो आपका पाठ हो उसका नाम लिख देना है, से लिया गया है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, हिंदी में अनुवाद डाल के हेडिंग लिखना है, तब आपको अनुवाद करना स्टार्ट कर देना है। उसके बाद देखिए खा नंबर क्या पूछा गया है। अब देखिए हमारा गद्य हो गया, अब ये पद्य से पूछा जाएगा। 2 पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको एक करना होगा। देखिए 2 श्लोक दिए गए हैं ना, इनमें से आपको एक करना है। देखिए व्रत ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, ठीक है ना। इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा और इसको एकदम अच्छे तरीके से रट भी लीजिएगा। फिर दीपदास एकांकी के प्रमुख पात्र ये तो रटना ही है आपको, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 24 को आपको रट ही लेना है। अधिकतर ये पूछा जाता है, ये बात की गारंटी है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अथवा में क्या पूछा गया है, इसके बाद अथवा में पूछा गया है आपसे दीपदास एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके दीपदास जो आपकी एकांकी है ना, इसमें से हर साल ही प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि आपका ये एक ही है और आपका इंपॉर्टेंट भी है। समझ गए ना बात को, एक अर्धवार्षिक है। और जैसे आपका ये लास्ट ईयर पेपर होगा, जब फाइनली होगा तो उसमें आपको 2 से 3 हो जाएंगे ऑप्शन, ठीक है ना। तो आपको देखिए इसमें तो आपको रट ही लेना है, ये आपका कन्फर्म होगा। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। देखिए 3 लेखन के तो आपको पता ही होंगे। देखिए क्या करना है, इसमें कुछ बच्चे ट्रिक क्या लगाते हैं, जैसे आपका अर्धवार्षिक में 5 लेसन आना है, तो 5 लेसन में आपको देखिए 2 लेसन के अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है जीवन परिचय, जिनमें से आपको एक तो अधिक से फंस ही जाएगा, ठीक है ना। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। प्रेमचंद्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी अधिकतर हर साल आता है। अब देखिए अपना पेपर हमको कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, ठीक है ना। पैसे शेयर करने हमारा एक चैनल बना हुआ है आशीष फतेहपुर व्हाट्सएप पर, उसमें भी आप जैसे पेपर देना है आपको तो पेपर शेयर कर सकते हैं, उसका भी हम आपको सलूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। किसी भी तरीके का पेपर हो, आपको क्लास 9, 10, 11, 12 किसी का भी पेपर हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सेंड करना है। चैनल पर हमारा कौन सा, आशीष फतेहपुर, वहाँ पर भी है, वहाँ आपको शेयर कर देना, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तभी आपको प्रॉब्लम भी शेयर कर देना है। उसके बाद देखिए हमारा गद्य से हो गया, पद्य से आ गया रहीम दास, कबीर दास और मैथिली शरण गुरु। देखिए कबीर दास का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अधिकतर ही देखा ही जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखना है। देखिए श्लोक आपको ऐसा लिखना है जो आपको पेपर में ना आया हो, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 श्लोक दिए गए हैं ना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनमें से दोनों में से एक को छाप देंगे, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा उनको, ठीक है ना। तो इनमें से इन दोनों को नहीं लिखना, आपको जो एकदम अच्छे तरीके से आपको आता है उसको लिखना है, इनसे अलावा। उसके बाद देखिए प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर, देखिए 3 प्रश्न आपको दिए गए, इनमें से आपको 2 के उत्तर लिख देना है। सदाचार को अर्थ, सदाचार का अर्थ बताना है। सदा सज्जना के भवंती, सत्यम वर्षाणी को जीवती, यानी शतम वर्षाणी कौन जीता है ये आपको बताना है। 100 वर्षों तक कौन जीता है। उसके बाद देखिए कहती है प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित मुहावरे में से किसी 2 के अर्थ। देखिए मुहावरे और लोकोक्तियों में से तो आता ही आता है हर बार, और 4 दिए जाते हैं, इनमें से आपको 2 करना होता है। देखिए 9 2 11 होना, भाग जाना ये भी बहुत आसान है। आँख का तारा बहुत प्यारा, अंधे की लाठी मात्र एक सहारा, ठीक है ना। 1 अनार 100 बीमार, एक की तरीके से सभी बीमार होते हैं, ठीक है ना। इनमें से देखिए 3 तो हम ही को आ रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद। देखिए मैं पढ़ता हूँ, ये भी बहुत सरल है। राधा गाती है, ये भी देखिए दोनों ही बहुत सरल हैं,
ये आपको अच्छे तरीके से आता है ना तो कर लेंगे आप। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए 5 नंबर का है। पहली बात तो अपने भाई की शादी में शामिल होने पर के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य से प्रार्थना पत्र यानी छुट्टी मांगना है सीधे सीधे तो, और शुल्क मुक्त हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र, दोनों में से एक को करना है, जिसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। आई होप आपको पेपर समझ में आ गया हो किस प्रकार आपका पैटर्न आने वाला है इस बार। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।